हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग ने संसदीय शासन की विशेषता और कमियां उसको दूर करने के उपाय को हम लोग ने पहले के लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। आज हम लोग अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताओं को देखेंगे और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग एक GS2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और GS2 के साथ साथ हम लोग एक ऑप्शनल में राजनीति विज्ञान के सिलेबस को कवर करेंगे। तो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो आज हम लोग अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताओं को देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएँ अध्यक्षात्मक शासन में होती है, तो देख लेते हैं। तो गाइस, पहली विशेषता होती है राष्ट्रपति शक्ति का केंद्र होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन की पहली विशेषता क्या होता है कि सारी शक्तियों का केंद्र कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो और अध्यक्षात्मक शासन कहाँ पे लागू है, ये अमेरिका में लागू है। तो हम लोग जब भी अध्यक्षात्मक शासन को देखेंगे तो अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। तो इसकी पहली विशेषता क्या होगी कि सारी शक्तियों का केंद्र कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो और संसदीय शासन में क्या होता है कि सारी शक्तियों का केंद्र एक कैबिनेट होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में एक शक्ति का केंद्र हमारे एक राष्ट्रपति होता है। तो जो भी शक्ति का केंद्र होगा, वो कैबिनेट ना होकर राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति शक्ति का केंद्र होगा। जबकि संसदीय शासन में शक्ति का केंद्र कौन होता है, शक्ति का केंद्र कैबिनेट होता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन में शक्ति का केंद्र कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग संसदीय शासन व अध्यक्षात्मक शासन को तुलना करते हुए चलेंगे, जिससे आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो पहला क्या होगा, राष्ट्रपति शक्ति का केंद्र होता है। दूसरी विशेषता देख लेते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण होता है। गाइस, ये जो सेकंड विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन में कि शक्तियों का पृथक्करण होता है। इसका मतलब क्या है कि सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका के अलग अधिकारी होंगे, विधायिका के अलग अधिकारी होंगे, न्यायपालिका के अलग अधिकारी होंगे। तो तो ये तीनों संस्थाएं क्या होगा, स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो शक्तियों के पृथक्करण का मेन मतलब ये है कि कार्यपालिका के अधिकारी अलग होंगे, विधायिका के अधिकारी अलग होंगे और न्यायपालिका के अधिकारी अलग होंगे। जबकि संसदीय शासन में आप लोगों ने देखा होगा पिछले के जो भी लेक्चर्स में कि कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य एक ही होते हैं। कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं उन्हें विधायिका का सदस्य होना पड़ता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कार्यपालिका के अपने अलग सदस्य होंगे, विधायिका के अपने अलग सदस्य होंगे, न्यायपालिका के अपने अलग सदस्य होंगे। तो गाइस, जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं एक एक शब्द पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमें डाउट हो, लेकिन जब भी हम लोग पढ़ाएंगे तो कोई भी डाउट बचेगा नहीं आपको। तो शक्तियों का पृथक्करण होता है, तो इसे देख लेते हैं। सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो शक्तियों के पृथक्करण का मतलब क्या है कि कार्यपालिका के अपने अधिकारी होंगे, अपने सदस्य होंगे, इनके अलग सदस्य होंगे, और न्यायपालिका तो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो शक्तियों के पृथक्करण का मतलब क्या हो गया कि कार्यपालिका के अलग सदस्य होंगे, इनके अलग सदस्य होंगे, न्यायपालिका के अलग सदस्य होंगे। जबकि हम लोग ने संसदीय शासन में पढ़ा था कि संसदीय शासन में क्या होता है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। तो कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से होता है, विधायिका से होता है। तो संसदीय शासन में क्या होता है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होना उनको आवश्यक है। बिना विधायिका के सदस्य हुए कार्यपालिका का निर्माण नहीं हो सकता। जो हम लोग ने पहले के लेक्चर में कवर किया था कि जो भी संसदीय शासन में होते हैं उनका कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं। तो शक्तियों के पृथक्करण का मतलब क्या होगा कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होंगे, विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होंगे, सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और एक दूसरे के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये हो गया दूसरा
दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता पे आते हैं गाइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है शक्तियों का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका के अलग अधिकारी होंगे, विधायिका के अलग अधिकारी होंगे, न्यायपालिका के अलग अधिकारी होंगे। तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सभी के अधिकारी अलग अलग होंगे। तीसरी विशेषता क्या होता है, कार्यपालिका व विधायिका के बीच, कार्यपालिका व विधायिका के बीच टकराव की संभावना बनी रहती है। गाइस, अध्यक्षात्मक शासन की प्रमुख विशेषता ये है कि शक्तियों का पृथक्करण होता है, मतलब कार्यपालिका के सदस्य इसके सदस्य नहीं होंगे और विधायिका के सदस्य इसके सदस्य नहीं होंगे। तो इसमें होता है क्या कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक टकराव की संभावना बनी रहती है। जब कोई इसके ना तो इसके सदस्य इसके सदस्य हैं, ना तो इसके सदस्य इसके सदस्य हैं, तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक तरह का टकराव सा बना रहता है। जैसा कि अमेरिका में अभी हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप के समय ऐसा हुआ था कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक टकराव उत्पन्न हुआ था बजट को लेकर, जिसे अमेरिका में क्या कहते हैं, शट डाउन। तो जबकि संसदीय शासन में क्या होता है गाइस कि कार्यपालिका के सदस्य, संसदीय शासन में क्या होता है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं और विधायिका के थोड़े सदस्य कार्यपालिका में जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि शक्तियों का सम्मिलन होता है, शक्तियों का सम्मिलन होता है। किसकी शक्तियों का, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का सम्मिलन होता है, जिस कारण कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक सामंजस्य व समन्वय बना रहता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जबकि कार्यपालिका के सदस्य, जो अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते, जिस कारण कार्यपालिका व विधायिका के बीच एक टकराव की संभावना बनी रहती है। तो ये होगी तीसरी विशेषता होगी। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोग को कुछ भी एक जगह भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि इस पॉइंट पे डाउट है, तो हम लोग उस पॉइंट को फिर से बता देंगे आप लोग को। तो तीसरी विशेषता ये होगी कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव की संभावना बनी रहती है। टकराव क्यों होता है, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य कार्यपालिका के अपने अधिकारी हैं, विधायिका के अपने अधिकारी हैं, न्यायपालिका के अपने अधिकारी हैं, तो एक टकराव की संभावना बनी रहती है। और दूसरा एक टकराव का प्रमुख कारण ये है जो अध्यक्षात्मक शासन में, कि दूसरा कारण क्या है, पहला तो ये होगा कि इनके अधिकारी अलग है, इनके अधिकारी अलग है, इनके अधिकारी अलग है। तो पहला ये कारण हो गया कि टकराव की संभावना। दूसरा क्या कारण हो गया गाइस कि अध्यक्षात्मक शासन में ऐसा होता है कि कार्यपालिका में जिस पार्टी का बहुमत है, तो ऐसा भी हो सकता है कि विधायिका में उस पार्टी का बहुमत ना हो। देख लीजिए इसे, मान लीजिए कार्यपालिका में, जैसे अमेरिका में दो पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेट पार्टी है। तो सपोज करिए कि कार्यपालिका, अभी हम लोग अमेरिका को लेके चलेंगे, विधायिका, सपोज करिए कार्यपालिका में डेमोक्रेट का बहुमत है, डेमोक्रेट वहाँ की पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी। तो हमें अध्यक्षात्मक शासन में ऐसा हो सकता है कि जिस पार्टी का कार्यपालिका में बहुमत है, उस पार्टी का विधायिका में बहुमत नहीं हो सकता है। जबकि हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली में जिस पार्टी का कार्यपालिका में बहुमत है, तो उसी पार्टी का विधायिका में बहुमत होता है, जिस कारण एक टकराव की संभावना बहुत कम हो जाती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ डेमोक्रेट का बहुमत है, तो विधायिका में रिपब्लिकन का बहुमत, रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत हो सकता है। तो जिस कारण और टकराव की संभावना बन जाती है कार्यपालिका व विधायिका के बीच में। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक टकराव के दो कारण होते हैं, पहला एक इनके अधिकारी अलग होते हैं, इनके सदस्य अलग होते हैं कार्यपालिका व विधायिका के, और दूसरा कारण क्या होता है कि जिस पार्टी के कार्यपालिका में बहुमत है, हो सकता है उस पार्टी का विधायिका में बहुमत ना हो। तो इस कारण एक टकराव की संभावना कार्यपालिका व विधायिका के बीच बनी रहती। जबकि संसदीय शासन में क्या होता है, कार्यपालिका के ही सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, जिस कारण एक सामंजस्य व समन्वय कार्यपालिका व विधायिका के बीच बना रहता है। तो इसे आप लोग 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। और आप लोग डायग्राम भी बना सकते हैं कि जैसे हम लोग ऐसे
जैसे हम लोग डायग्राम बना के समझाते हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही अपने नोट्स बनाया करिए, इससे आप लोग को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जब जितना भी पॉलिटी एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटी को हम लोग को समझना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग मेंस के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप लोग को पॉलिटी को अच्छी तरह से समझने के लिए डायग्राम बना के अच्छी तरह से समझाया जा सकता है पॉलिटी को। तो आप लोग ये 3 विशेषताएं नोट कर लीजिए। चौथी विशेषता देख लेते हैं गाइस। और अमेरिका में दो प्रमुख पार्टी हैं, उनका नाम है रिपब्लिकन व डेमोक्रेट। वर्तमान में डेमोक्रेट सरकार में है। वर्तमान में सरकार किसकी? डेमोक्रेट की है। पहले इससे किसकी थी? डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। वो किस पार्टी के थे? रिपब्लिकन पार्टी के। तो इससे आप लोग अमेरिका को, जो भी अमेरिका की शासन प्रणाली है, उससे हम लोग कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो चौथी विशेषता क्या हो गई कि कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप लोग ने जब संसदीय शासन पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता था कि संसदीय शासन में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती थी। विधायिका के कार्यों व नीतियों की चर्चा जो कार्यपालिका की नीतियों और कार्यों की चर्चा कहाँ पे होती थी? विधायिका में होती थी। और विधायिका के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाके कार्यपालिका को कभी भी शासन से हटाया जा सकता था। तो एक तरह से कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती थी। जबकि अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रत्येक 4 वर्ष पे चुनाव होता है और जनता के द्वारा सरकार को हटाया व बनाया जाता है। जबकि संसदीय शासन में क्या होता है कि विधायिका के द्वारा कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार को हटाया जा सकता है। तो संसदीय शासन की अलग विशेषता है और अध्यक्षात्मक शासन की अलग विशेषता है। तो इसमें होता क्या है? कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे आप लोग याद कर लीजिए, कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती। और आपको कीवर्ड्स को भी समझना है कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के प्रति उत्तरदायी है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि कार्यपालिका को विधायिका के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव से हटाया नहीं जा सकता है। तो आप लोग को ये चौथा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। जबकि संसदीय शासन में क्या होता है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। बिना विधायिका के सदस्य हुए बिना वे कार्यपालिका के सदस्य नहीं बन सकते, इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते, इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यपालिका फिर किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रत्येक 4 वर्ष के चुनाव के द्वारा सरकार को हटाया व बनाया जाता है। तो गाइस, आपको चौथा पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कार्यपालिका और आपको कीवर्ड्स को जब भी आप लोग आंसर लिखें तो अपने आंसर में कीवर्ड्स को जरूर मेंशन करें। इसी पे एग्जामिनर की नज़र जाती है, कीवर्ड्स पे। तो आप लोग कीवर्ड्स को अपने जब भी नोट्स बनाए तो उसमें मेंशन भी जरूर करें। उस पर हेडलाइन बना के उस पर अपने नोट्स बनाएं। तो ये हो गई कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये चौथी विशेषता हो गई। 5वीं विशेषता पे आते हैं गाइस। कार्यपालिका का एक निश्चित कार्यकाल होता है। तो गाइस, अध्यक्षात्मक शासन में क्या एक प्रमुख विशेषता होती है कि जो भी राष्ट्रपति होगा उसका एक निश्चित कार्यकाल होगा। जैसे अमेरिका की शासन प्रणाली को लेकर, तो वहाँ पे एक राष्ट्रपति का निश्चित कार्यकाल होता है। उससे पहले राष्ट्रपति को विधायिका के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। तो इसे आप लोग समझ लीजिए।
कार्यपालिका का एक निश्चित कार्यकाल होता है। मतलब राष्ट्रपति का शक्ति का केंद्र कौन होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति का एक निश्चित कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का एक निश्चित कार्यकाल होता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का कितने वर्ष का कार्यकाल है? अमेरिका में 4 वर्ष का कार्यकाल है। जबकि अगर संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो अब जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा भी होगा कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। विधायिका का द्वारा कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाके उन्हें शासन से हटाया जा सकता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का एक निश्चित कार्यकाल होता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति का एक निश्चित कार्यकाल है 4 वर्ष का। तो ये आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये 5वीं विशेषता हो गई। तो अमेरिका के शासन प्रणाली में स्थायित्व को महत्व दिया गया है। स्थायित्व को उत्तरदायित्व की तुलना में महत्व दिया गया है। स्थायित्व मतलब एक 4 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, सरकार को उसमें कोई भी हटा नहीं सकता। तो एक उनको कोई सरकार गिरने का डर नहीं, तो एक स्थायित्व बना रहेगा, सरकार में स्थिरता बनी रहेगी। तो अमेरिका की शासन प्रणाली में स्थिरता को ज़्यादा महत्व दिया है उत्तरदायित्व की अपेक्षा। जबकि भारत की जो शासन प्रणाली है वहाँ पे सरकार के उत्तरदायित्व को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जबकि स्थिरता को कम महत्व दिया गया है। तो ये हो गया आपकी 5वीं विशेषता। 6ठी विशेषता देख लेते हैं गाइस। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, 4वीं 5वीं। छठी विशेषता देख लेते हैं गाइस। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो संवैधानिक प्रमुख व प्रशासनिक प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। गाइस, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक प्रमुख होता है, वही संवैधानिक प्रमुख होता है, वही वास्तविक प्रमुख होता है। तो संवैधानिक प्रमुख होने का मतलब क्या है कि संविधान से सारी शक्तियां किसे मिलती हैं? राष्ट्रपति को मिलती हैं। और वास्तविक प्रमुख होने का मतलब क्या है कि कौन उन शक्तियों को प्रयोग करता है। तो इस केस में क्या होगा कि राष्ट्रपति को संविधान से सारी शक्तियां मिली हुई हैं और राष्ट्रपति ही उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता है, जिस कारण राष्ट्रपति को वास्तविक प्रमुख भी कहते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख इसे बोल सकते हैं। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? एक ही व्यक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो जैसे संसदीय शासन प्रणाली में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो भी संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। जबकि प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? प्रशासनिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख एक ही व्यक्ति होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। तो गाइस, आपको एक पॉइंट पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर इस पॉइंट पे डाउट है, मुझे फिर से समझा दीजिए। तो आप लोग को फिर से वही पॉइंट समझा दिया जाएगा। तो अध्यक्षात्मक शासन में संवैधानिक व वास्तविक प्रमुख एक ही व्यक्ति होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। संवैधानिक प्रमुख होने का मतलब क्या है? संविधान से शक्तियां मिली है। और प्रशासनिक या वास्तविक प्रमुख होने का मतलब क्या है कि कौन उन शक्तियों को प्रयोग करता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग ने अध्यक्षात्मक शासन की सारी विशेषताएं कवर कर ली, जितनी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हो सकती थी, तो उसे आप लोग को बता दिया गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे आप लोग को जो भी पूरा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि संसदीय शासन व अध्यक्षात्मक शासन में क्या अंतर होता है, उसे एक बार तुलना कर लेंगे। तो आप लोग को आसानी से ये जो संसदीय शासन व अध्यक्षात्मक शासन आसानी से आपको पूरे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। तो गाइस, थैंक यू सो मच।